Good morning, dear students. Welcome back to the channel, The Easy Science Journey, in which we are going to study the science from class 6 to 10 in a very simple and easy way. Yesterday, we have started the science of class 6 and we have done up to the page number 4, right? And we have learned what is science, what are the branches of science, how science is related to our daily life, etc. So, today we are going to start from the next page, that is page number 5. So we have almost an unending list of questions as we further explore this book. ठीक है, जैसे ही हम इस बुक में नेक्स्ट चैप्टर्स को स्टडी करेंगे हमारे पास क्या होगा, अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड अबाउट द वेरियस थिंग्स ऑन द अर्थ. ओके, सो व्हाई शुड बी लिमिट our question asking skill only up to the various things on earth? We should also ask question about the various things beyond earth, like the sun, the moon and the millions of stars that are shining in the sky. हमें जो अपनी क्वेश्चन आस्किंग स्किल है वो सिर्फ लिमिट नहीं करनी है धरती पे जो चीजें हैं उनको हम नोटिस करेंगे उन तक, बल्कि उसको फर्दर एक्सटेंड करना है कि जो बियॉन्ड अर्थ लाइफ है, लाइक सन है, मून है, या फिर वो बहुत सारी स्टार्स हैं जो शाइन करते हैं इन द स्काई में. नेक्स्ट है वेदर यू आर लर्निंग. जब आप ये स्टडी कर रहे हो, वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और आप स्टडी कर रहे हो हाउ थिंग्स मूव अराउंड अस, ओके, और while you are peeling the skin, you are removing the skin of a groundnut seed. आपको तीन चीजों के थ्रू अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने की कोशिश की गई है. फर्स्ट है कि चाहे आप एक लीफ का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप स्टडी कर रहे हो आपके अराउंड जो थिंग्स हैं वो कैसे मूव करती हैं, या फिर जो मूंगफली का छिलका है जिसकी वो स्किन है उसको आप रिमूव कर रहे हो. तो ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट द स्पिरिट of inquiry, and at the end you will have lots of question in your mind, राइट. सो इस बुक में जितने भी चैप्टर आप स्टडी करोगे तो उनमें आप जो आपकी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है, जो आपकी जानने की इच्छा है उसको क्या करेगी, वो फ्यूल देने का काम करेगी. और आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यू विल हैव इन योर माइंड. ओके, तो उन क्वेश्चंस का तो पता नहीं, बट सामने एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम्स ऑन आवर ओन, कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. तो हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमने कल स्टडी किया था. वी विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम बाय ऑब्जर्विंग, बाय थिंकिंग एंड बाय डूइंग थिंग्स टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. क्लियर. नेक्स्ट है इवन दो यू मे नो और यू मे नॉट नो. चाहे आप बच्चों को कभी एहसास हुआ होगा, फील हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बट हम ना कुछ जो डेली लाइफ की सिचुएशन है उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको सॉल्व करने की हम कोशिश अपने लेवल पर करते हैं. एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है कि जैसे आप यू आर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ पेन. आप एक पेन से पेपर पे लिख रहे हो और सडनली क्या है, पेन ने स्टॉप कर दिया वर्क करना, पेन स्टॉप वर्किंग. ओके, सो अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास सभी टाइप की कैटेगरीज है. फर्स्ट क्या करेगा, अगर किसी बच्चे का पेन लिखते लिखते खत्म हो गया, वो उठ जाएगा, उस पेन को डस्टबिन में डाल के आएगा और दूसरा पेन संभालेगा लिखने के लिए. ठीक है. या जो सेकंड कैटेगरी है, रिफिल, पेन ओपन करके बिना देखे कि रिफिल खत्म है या नहीं है उसको पुट इट करेगा डस्टबिन में और नई रिफिल से डाल के पेन में लिखना स्टार्ट कर देगा. जो थर्ड कैटेगरी आती है उस कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे आएंगे जो क्या करेंगे, अगर पेन चलते चलते बंद हो गया तो पहले वो सोचेंगे कि व्हाई द पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, क्यों इस पेन ने वर्किंग करना बंद कर दिया होगा. फिर वो क्या करेंगे, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि पेन काम नहीं कर रहा है, फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, फिर उन्होंने गेस करा कि हो सकता है इंक खत्म हो गई हो, फिर उन्होंने उस गेस को टेस्ट करने के लिए पेन को ओपन करा, उसकी रिफिल चेक करी. अगर रिफिल सच में फिनिश थी, सच में वो कंप्लीट फिनिश थी, खत्म थी, तो उनका जो गैस है वो सही प्रूव हो गया, उनको अपना सोल्यूशन मिल गया. बट अगर उसमें थोड़ी सी भी इंक बची हुई है तो फिर वो जो फर्स्ट वाला गैस था वो काम नहीं किया. देन
दे विल मेक अनदर गेस। वो क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि शायद इसकी जो इंक है वो ड्राई हो गई है, इसलिए काम नहीं कर रहा। अब अगर उन्होंने उस गैस को टेस्ट टेस्ट करने के लिए वो कुछ स्मॉल एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर वो चीज क्लियर हो गई देन ओके, नहीं तो फिर वो कोई नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस इज एग्जैक्टली ये जो वे उन्होंने फॉलो किया थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ने, कि पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने थिंक किया, ओके, एंड देन दे ट्राइड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। दिस इज एग्जैक्टली द वे हाउ साइंस वर्क्स। यही वो तरीका है जिस तरह से जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो काम करता है। ओके और ये जो फाइंडिंग आउट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज व्हाई पेन हैज नॉट वर्किंग, जो पेन है उसने स्टॉप क्यों कर दिया वर्किंग करने को, ये जो प्रोसीजर उन स्टूडेंट्स ने, उन बच्चों ने फॉलो किया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। किसका एग्जांपल है ये? साइंटिफिक मेथड का। तो एक नई टर्म यूज की, साइंटिफिक मेथड। ओके सो साइंटिफिक मेथड को स्टडी करने से पहले आप बच्चों को दी गई है एक एक्टिविटी। एक्टिविटी 1, लेट अस थिंक एंड राइट। आपको सोचना है और लिखना है किसके बारे में? यू हैव टू राइट अबाउट अ डेली लाइफ सिचुएशन और अबाउट अ प्रॉब्लम दैट यू हैव ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एंड व्हाट स्टेप्स यू टेक। आपने कभी कोई अगर प्रॉब्लम को फेस किया है, यू फेस द प्रॉब्लम, तो आपने उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं वो आपको नोट डाउन करना है। कोई भी प्रॉब्लम जो आपको लगा होगा, जैसे पेन से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड आपके घर में या बाहर, तो उस प्रॉब्लम के बारे में आपको राइट डाउन करना है। ओके देन कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, मेमोराइजिंग फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंस का मतलब सिर्फ फैक्ट्स को लर्न करना या फिगर्स को, डेट को लर्न करना या फिर एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। Science is about following a systematic step-by-step procedure to find out the solution of a particular problem. Science क्या है? हमने systematic क्रमबद्ध तरीके से step by step किसी problem के solution को find out करना है. That is the scientific method. So जो scientific method है जिससे question भी related आ सकता है, scientific method को आप कैसे define करोगे? Scientific method refer to all the systematic steps that are being taken to find the solution of a particular problem. Okay, so scientific method involve 4 main steps और इनमें से जो 4 main steps आएंगे उसमें से 2-3 आपकी जो कल हमने साइंस की डेफिनेशन करेगी उससे डायरेक्टली रिलेट करेंगे। तो कल हमें याद है आप बच्चों को साइंस की डेफिनेशन हमने की थी, ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स, है ना, टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम। तो सेम वे में फर्स्ट जो इसका साइंटिफिक मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ऑब्जर्वेशन। क्या है वो? ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं बाय यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं अपनी सराउंडिंग को और जो चीज हमें समझ में नहीं आती उसको फिर फर्दर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? सो फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन विच इज डन थ्रू द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेकंड जो है that is thinking. तो thinking is a simple term we have used yesterday, but जब हम साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं ना, उसमें हम thinking के साथ एक नया वर्ड ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस याद रहे तो ठीक, नहीं तो थिंकिंग भी चलेगा। ओके नो प्रॉब्लम, बट इफ यू कैन यूज हाइपोथेसिस इट विल गिव अ बेटर लुक टू योर आंसर। ओके सो थिंकिंग में क्या किया, आप बच्चों ने कोई प्रॉब्लम फेस करी, ठीक है, फिर आपने उस प्रॉब्लम के बारे में सोचा कि इसका रीजन क्या हो सकता है, फिर आपने अपने माइंड में, हाइपोथेसिस का मतलब है यू स्पेकुलेट समथिंग, आप एक कल्पना करते हो कि शायद ये इस वजह से ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, तो जो आपकी कल्पना है, जो आपकी स्पेकुलेशन है, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। अब थर्ड जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप क्या करोगे? आप एक्सपेरिमेंट करोगे बाय यूजिंग योर हाइपोथेसिस। जो भी आपने अपने दिमाग में कल्पना करी कि शायद इस वजह से ऐसा हुआ होगा, उसको आप अप्लाई करोगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करने की लास्ट में आता है लास्ट स्टेप दैट इज एनालिसिस।
ओके जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करा आप उसके सारे रिजल्ट्स को सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय यू. सो साइंटिफिक मेथड इज consisting of four main steps: observation, thinking, थिंकिंग जिसमें आता है हाइपोथेसिस, स्पेकुलेट करना किस चीज के बारे में, फिर उस हाइपोथेसिस को अप्लाई करना एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में, और लास्ट में कलेक्ट करना डाटा और उसको एनालाइज करना टू गेट द आंसर. राइट. सो नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 6 उसमें पैराग्राफ है साइंटिस्ट आर द पीपल. साइंटिस्ट कौन से लोग होते हैं जो या तो नई डिस्कवरीज करते हैं, ठीक है, या फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी जो परसिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. और कौन सा मेथड यूज करते हैं? साइंटिफिक, बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड. तो इसका मतलब है कि जो भी इंसान, जो भी ह्यूमन बीइंग या जो भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूज कर रहा है साइंटिफिक मेथड को टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वो सब क्या है? साइंटिस्ट हैं. तो आपकी बुक में पेज नंबर 6 में दो जो साइंटिफिक थिंकिंग के साइंटिफिक वे को फॉलो करने के जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट है you are watching a gas stove in which the cooker placed, okay, and dal is spilled out. जो दाल उस कुकर में बन रही थी वो बाहर निकल के फैल गई. तो अब उसको नोटिस किया, जिसने ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो उसने पहले ऑब्जर्व किया, फिर सोचा, फिर अपने माइंड में हाइपोथेसिस बनाया कि शायद इसमें पानी ज्यादा ऐड किया होगा, या हो सकता है जो गैस की फ्लेम हो वो अनकंट्रोल्ड हो. राइट. सिमिलरली अ साइकिल रिपेयरिंग पर्सन वो चेक कर रहा है कि फ्रॉम वेयर द एयर इज लीकिंग आउट, टायर क्यों फ्लैट हुआ. ठीक है. थर्ड पिक्चर आपकी बुक में जो मेंशन नहीं है बट एग्जांपल उसका है, वो है कि हाउ इलेक्ट्रिशियन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन why work is not bulb is not working. जो बल्ब है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, is there any problem inside the bulb or any problem related to the switch. So वो सभी लोग जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं to find out the solution of a particular problem, they all are साइंटिस्ट. वो सारे के सारे क्या हैं? वैज्ञानिक हैं. ठीक है. देन एक्टिविटी 2 आपको करनी है एक और एक्टिविटी जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है किसी भी डेली लाइफ सिचुएशन के बारे में जहां पर आपने किसी भी पर्सन को, वेदर योर फैमिली मेंबर और एनीबडी आउटसाइड, फॉलो देखा हो, फॉलो करते हुए किसको? साइंटिफिक मेथड को. ओके. सो नेक्स्ट है डू यू नाउ. अब आपने शायद रियलाइज किया होगा कि कई बार जानते हुए कई बार अनजाने में हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए. ठीक है. अब आप बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं साइंटिफिक मेथड को तो हम तो साइंटिस्ट हुए, और यही मैंने भी बोला. ठीक है. तो हमें साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है? सो साइंस पढ़ने की जरूरत इसलिए है, नीड इसलिए है क्योंकि जो लर्निंग ऑफ साइंस है दैट हेल्प यू पीपल, यू ऑल, to find out the solution of bigger problem in your life or bigger problem related to anything about your surrounding, and also to solve the mysteries of universe. ठीक है. जो mysteries हैं जो सॉल्व नहीं है अभी तक यूनिवर्स की, उसको हेल्प करने, उनको सॉल्व करने में साइंस आपकी हेल्प करती है. ठीक है. और उसके लिए जो हम चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है? वन शुड बी क्यूरियस, वन शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर. जो कीनली मतलब माइन्यूटली ऑब्जर्व करेगा अपनी सराउंडिंग को, ठीक है, वो पक्का क्यूरियस होगा. वो समझ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. और जब आप क्यूरियस होते हैं ना, यू हैव टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन फिर आते हैं. राइट. सो जस्ट रिमेम्बर, आपको याद क्या रखना है कि ये जो पूरे का पूरा वर्ल्ड है इट इज फुल, इट इज फुल ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड. अभी तक इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी और बहुत ज्यादा सारी चीजें हैं जो अभी तक जिनके बारे में हमें नहीं पता. वो कह रही है आप बच्चों से कि आप साइंटिस्ट बनिए, आप आइए और हमें एक्सप्लोर कीजिए. ठीक है. कंडीशन सिर्फ वही है, यू शुड बी क्यूरियस. आपको ये जानने की इच्छा, उत्सुकता जरूर होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वाई. ओके. सो एक्टिविटी थर्ड, लेट अस थिंक एंड राइट. आपको क्या लिखना है इसमें? इफ यू हैव टू आस्क समथिंग, आस्क अबाउट
ask why about something, what would you ask about? अगर आपको किसी चीज के बारे में पूछना पड़े कि क्यों, ठीक है, why, तो आप किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से रिलेटेड या किस थिंग से रिलेटेड पूछोगे, एंड देन ट्राई टू राइट डाउन, और आप फिर लिखने की कोशिश कीजिए कि आपने जो जिस भी सब्जेक्ट से, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे, ट्राई उसको कैसे करेंगे, ठीक है। सो साइंस इज रेयरली, नेक्स्ट लाइन में है कि साइंस इज रेयरली डन अलोन। ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज के जो अकेले एक साइंटिस्ट ने करी है। अदरवाइज जो साइंस है वो वर्क करती है साइंटिफिक टीम के थ्रू, जिसमें साइंटिस्ट की टीम होती है, मतलब एक ग्रुप वर्क साइंस में किया जाता है। ओके, सो ये आप बच्चों को इसलिए बताया गया है कि अगर आप फेस कर रहे हो कोई भी प्रॉब्लम अपनी सराउंडिंग्स को लेके या अपनी लाइफ सिचुएशन को लेके, तो यू कैन मेक अ टीम ऑफ योर क्लासमेट्स, यू कैन मेक अ टीम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड देन ट्राई टू sort out the problem. Okay, उससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी एंड यू ऑल विल हैव लॉट ऑफ फन टुगेदर। ओके, सो इसमें पेज नंबर 7 में जो नीचे लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है कि ऑफ कोर्स रिमेंबर, आप बच्चों को याद रखना है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको 6th क्लास में नहीं मिलेंगे, बट जो आपकी जर्नी है आस्किंग क्वेश्चन एंड फाइंडिंग देयर आंसर, ये कंटिन्यू रहने वाली है 6th क्लास की साइंस से लेकर 10th क्लास की साइंस तक, और हो सकता है उसके बाद भी कंटिन्यू रहे, उसके बाद भी आप बच्चे 11th-12th में साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें। ओके, सो पेज नंबर 8 पे आइए। अब पेज नंबर 8, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का है कंक्लूजन, जिसमें बहुत सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं रेन को। सिमिलरली द वे दे आर एंजॉयिंग रेन, साइंस इज अ वेरी जॉयफुल सब्जेक्ट। ओके, साइंस एक बहुत जॉयफुल सब्जेक्ट है, बस उसकी कंडीशन है यू शुड बी क्यूरियस। साइंस को अच्छे तरीके से जानने के लिए, बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, यू शुड नो दैट यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। आपको होना पड़ेगा वाइज पर्सन। वाइज, टू इसमें आपके वर्ड्स हैं, एक है वाइज और एक है वाइज, ठीक है। वाइज होता है इंटेलिजेंट, वाइज होता है क्यों। सो आप बच्चों को क्या बनना पड़ेगा, मिस्टर वाइज और मिस वाइज, ठीक है। सो चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब कि चैप्टर में क्या है कि साइंस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, आपको वेलकम किया जा रहा है टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस, जो आपके बुक में न्यू, आपके सिलेबस में न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है साइंस, उसमें आपको हार्टली वेलकम किया जा रहा है कि लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल जर्नी अहेड। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो जो फर्स्ट चैप्टर वो यहाँ पे क्लोज हो गया, बट सामने बिल्कुल एक क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू बी अ वाइज पर्सन, ठीक है, एक इंटेलिजेंट इंसान कहलाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, वाइज पर्सन। आपको पूछना पड़ेगा क्वेश्चन, तो ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि जो क्वेश्चन आस्किंग स्किल है, ठीक है, जो आपके अंदर स्किल है टू आस्क क्वेश्चन अबाउट समथिंग, वो इंडिकेट करता है एक्टिव माइंड को। ठीक है, जो क्यूरियसनेस है, जो क्यूरियोसिटी है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैनिपुलेटिव माइंड, नो, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो जो बच्चा टीचर से उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो टीचर को लगता है कि ये बच्चा क्लास में मेंटली एक्टिव है, वो क्लास में बैठा हुआ है, और जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते उनको क्या लगता है कि उनके लेवल से ऊपर की हम बात कर रहे हैं। यही होता है और ये एक्चुअल फैक्ट है। ठीक है, सो आपको अपनी क्लास में या ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहना है, एक्टिव रहना है, और जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही, जो आपको क्लियर नहीं है, उसके बारे में जरूर पूछो, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर साइंस मोर एंड मोर। So that's the end of chapter 1, the beauty and the wonderful वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान का अद्भुत संसार। ठीक है, सो कल हम करेंगे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू, टिल देन टेक केयर।